हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। तो फ्रेंड्स, इसके माध्यम से हमने यहाँ पे 8 लेक्चर तक हल कर चुके हैं, यानी कि 8 लेक्चर हमने हल किया। और आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा 9 नंबर का लेक्चर है, इसमें आज हम माइक्रोबायोलॉजी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मिक्स MCQ का यहाँ पे लेक्चर लाए थे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर आप मिक्स क्वेश्चन नहीं देखे हैं और जो हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी के MCQ लेक्चर नहीं देखे हैं, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। और साथ साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्विज पोल डाले जाते हैं, जो हमारे PDFs होते हैं उनको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी हमें सूचनाएं देनी होती हैं आपके LT के मतलब कि LD के रिगार्डिंग, तो उसको हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो हम टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए वो भी बहुत ही बेहतर साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट कोच, यानी कि रॉबर्ट कोच के अनुसार इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ही इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये सही है, यानी कि रॉबर्ट कोच को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा विब्रियो कॉलरी वाज आइडेंटिफाई हिम, यानी कि जो आपका कोलरा का बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरा या कॉलरी, वो आपके रॉबर्ट कोच के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। तो फ्रेंड्स, दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं और विब्रियो कॉलरा इन्होंने डिस्कवर किया। और जो चौथा ऑप्शन हमारा है, चौथा ना करके इसको हम तीसरा करें, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पॉइंट मिस है। तो तीसरा हमारा है कि ही डिस्कवर्ड हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेना। तो फ्रेंड्स, ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेना को भी दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन सही हैं। तो सही जो ऑप्शन जाएगा वो आपका ऑल ऑप्शन जाएगा। तो आपका जो सही है वो ऑल ऑप्शन है, क्योंकि ही इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ही डिस्कवर्ड विब्रियो कॉलरी व्हिच काज कॉलरा, ठीक है, एंड ही डिस्कवर्स हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेना। तो इसलिए आपका ये जितने भी ऑप्शन हैं वो क्या जाएंगे, सही जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज, यानी कि आपके जो फादर हैं, जो कि एंटीसेप्टिक के फादर जो हैं वो कौन से हैं। तो एंटीसेप्टिक के फादर आपको कह सकते हैं लिस्टर को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही जाएगा, लिस्टर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपका जो लुईस पास्चर जी हैं, ये इनका माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में क्या योगदान है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो टेक्निक ऑफ पास्चुराइजेशन, ठीक है, इन्होंने इसका योगदान दिया। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, इसका भी यहाँ पे योगदान दिया है। रेबीज, कॉलरा एंड एंथ्रैक्स वैक्सीन भी इन्होंने बनाई, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सही जाएगा ऑल ऑप्शन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इज आल्सो नोन एज, यानी कि आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, जो कि आपका यदि कि लेप्रोसी को काज करता है, तो इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन सा नाम है। तो फ्रेंड्स, इसको हम हैंसेंस बैसिलाई के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। हैंसेंस एक डिजीज भी होता है, जो कि आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ही होता है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्रग आप चूज आप ट्रीटमेंट लेप्रोसीज, यानी कि आप लेप्रोसी को अगर डायग्नोस करना चाहते हैं एक ड्रग्स के माध्यम से, तो उसके लिए आप कौन सी यहाँ पे ड्रग्स का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे दवाएं, जैसे रेप्सिमिन है, एसोब्लिर है, ठीक है, एडोबुडाइन है, ठीक है, और आपका है डैप्सोन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डैप्सोन है, इसका उपयोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी के लिए, ठीक है। जो फ्रेंड्स एड्रोबुडाइन है, ये आपका जो दवा है, ये आपके एड्स के लिए, यानी कि HIV के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इससे बेहतर इससे एडवांस यहाँ पे ड्रग्स आ गए हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो नोन एज, यानी कि आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसको हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा है। तो फ्रेंड, जैसे आपने माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी को बताया, उसी प्रकार से यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को बताना है। तो माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री था, उसको हम हैंसेंस के नाम से जानते थे, लेकिन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हम किसके नाम से जानते हैं, कोच बैसिलाई के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही जाएगा कोच बैसिलाई, ठीक है, क्योंकि ये रॉबर्ट कोच के नाम से पड़ा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप, यानी कि आपका जो माइक्रोस्कोप है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या सा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो एंटोनी, दूसरे नंबर की बात यहाँ पे हम करें तो एंटोनी वान लीवेनहॉक डेवलपमेंट माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम, तो ठीक है ये भी सही है। नोल एंड रुस्का डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सही है। और आपका जो फर्स्ट नंबर है इलेक्ट्रॉन्स आर यूज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो फ्रेंड्स ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा 4 नंबर का ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर सारे के सारे आपके एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हैं। फ्रेंड्स एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो आपके यहाँ पे एसिड यानी कि AB को क्या करते हैं ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उनको कहते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, माइकोलिन एसिड के रिच होते हैं, यानी कि धनी होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होते हैं इनमें माइकोलिन एसिड पाया जाता है, इसलिए इनको एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन ऐसा है जिसको छोड़ के सभी आपके एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हैं, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये आपका एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि टीबी को काज करता है। नोकॉर्डिया ये भी एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है। लेप्रोसी बैसिलाई जो होते हैं ये भी आपके जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें स्टेफाइलोकोकस, तो स्टेफाइलोकोकस आपका एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही जाएगा। एसिड फास्ट जो ऑर्गेनिज्म नहीं है वो आपका स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है। इनको हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के डिफ्रेंशिएशन में इनको हम डिफरेंस करते हैं, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, इनके सबको, ठीक है। लेकिन जो आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नोकॉर्डिया, लेप्रोसी है, ये सब आपके क्या है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन इज, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है उसका अगर बैक्टीरियल एक स्ट्रक्चर है तो उसमें आपका जो रिस्पायरेशन होगा तो वो आपके किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो रिस्पायरेशन होता है वो आपके मेसोसोम के द्वारा होता है। आप ध्यान रखिएगा जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है वो आपका मेसोसोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही जाएगा। आप अगर बात करें पीली की, तो पीली क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक सपोर्ट का काम करता है, यानी किसी से इनको चिपकना है या फिर इनको रिप्रोडक्शन करना है, तो इन केस में आपका पीली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला को आप जान रहे हैं कि फ्लैजेला का जो उपयोग होता है आपके मोटालिटी के लिए होता है, यानी कि इनके चलन के लिए होता है। अगर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो ये अपने फ्लैजेला के द्वारा ही जा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के हिसाब से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स पहला आपका ऑप्शन है रिस्पायरेशन, सेल डिवीजन एंड स्पोरुलेशन आर द फंक्शन ऑफ मेसोसोम इन बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है कैप्सूल इज बैक्टीरियस इन लेव एड्रेशन टू सरफेस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स। जो आपके बैक्टीरिया के कैप्सूल होते हैं इनके जो सरफेस होते हैं फैगोसाइटोसिस के से लड़ने में सहायता करते हैं, इनसे लड़ते हैं, इनको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स आर द बैक्टीरिया दैट आर अनेबल टू सिंथेसिस देयर ओन फूड मटेरियल। तो फ्रेंड्स ये भी सही है क्योंकि ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं और ये खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे पे आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया का स्टेटमेंट देखें तो सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि करेक्ट रिगार्डिंग कोकाई आर, यानी कि आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं जो कोकाई के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। तो कोकाई आर स्पेकल शेप्ड एंड बैक्टीरिया, कोकाई प्रेजेंट इन चेन इज नोन एज स्टेप्टोकोकस, कोकाई प्रेजेंट इन द शेप ऑफ ग्रेप्स नोन एज स्टेफाइलोकोकस। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। जितने भी कोकस हैं इसमें लिखा है, यानी कि जो स्फेरिकल के फॉर्म में होते हैं उनको हम सिंपली कोकाई कह देते हैं। अगर वो आपका चेन के रूप में है तो इनको स्टेप्टोकोकाई कह देते हैं। अगर वो ग्रेप्स के गुच्छे के आकार के जो कोकस फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। तो इनमें सारे जो ऑप्शन है ये आपके सही हैं, ठीक है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे राड शेप के बैक्टीरिया होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बैसिलाई कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और जो कॉमा शेप के होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम विब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमा शेप से ही आने वाला है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कॉमा शेप बैक्टीरिया आर नोन एज। तो फ्रेंड्स जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं आपके विब्रियो, क्या होते हैं विब्रियो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही जाएगा। अगर हम बैसिलस की बात करें तो हमने आपको बताया कि ये क्या होते हैं रॉड शेप के होते हैं। और यहाँ पे जो और बात करें स्टेफाइलोकोकस तो ग्रेप्स कोकस होते हैं और ये ग्रेप्स के फॉर्म में रहेंगे और स्टेप्टोकोकस आपका एक
चेन के फॉर्म में ऐसे फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जो गुच्छे के आकार के होते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो स्टलाइजेशन के प्रति बहुत ही मोस्ट रेजिस्ट है, यानी कि जल्दी से वो स्टलाइजेशन प्रक्रिया को नहीं पूर्ण होने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सारे हैं ऑप्शंस आपके ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, वायरसेस हैं, स्पोर्स हैं और प्रियॉन्स हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम इनको 3 रूप से लिख दें कि अगर हम टीबी लिख दें यानी कि ठीक है आप समझ लीजिए को ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है, ठीक है। और अगर यहाँ पे फ्रेंड्स रख दें दूसरा कोई कोकाई रख दें जिसे ई कोलाई लिख दें, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें कोई स्पोर्स लिख दें तो फ्रेंड्स अगर इसमें तीनों से अगर ऑप्शंस में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रेजिस्टेंस कौन होगा, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आपकी स्पोर्स होगी, ठीक है। क्योंकि स्पोर्स सबसे जल्दी स्टलाइज नहीं होते हैं और ज़्यादातर आपके जो टीबी के स्पोर्स होते हैं वो जल्दी स्टलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस में आपके वायरस और प्रियॉन्स आ गए हैं, तो इन केस में हम प्रीफर करेंगे आपके प्रियॉन्स को जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस के रूप में आएगा। उसके बाद जो आएगा आपका वायरस आएगा और फिर तीसरे नंबर पे आपका जो आएगा वो स्पोर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका पूछा है कि मोस्ट रेजिस्टेंस, तो सबसे ज़्यादा पहले कौन होगा, प्रियॉन्स होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब आपके ऑप्शंस में प्रियॉन्स और वायरसेस नहीं आएंगे उस जगह पे आपके स्पोर्स लिखे हुए हैं तो उनको आप स्पोर्स पे करेक्ट करिएगा, क्योंकि जो मोस्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो स्पोर्स होते हैं। लेकिन अगर वायरस और प्रियॉन्स आ जाते हैं तो इन केस में प्रियॉन्स होगा, अगर प्रियॉन्स नहीं रहता है तो फिर वायरस आएगा और अगर वायरस नहीं रहता है तो स्पोर्स आएंगे, ठीक है। इतना बात को आप ध्यान रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडोस्कोप इज स्टलाइजेशन बाई, तो फ्रेंड्स जो इंडोस्कोप होते हैं उनको हम स्टलाइज करते हैं ग्लूटाल एल्डिहाइड के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ग्लूटाल एल्डिहाइड के द्वारा। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा हम बहुत सारी वस्तुओं को स्टलाइज कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मलिन जो गैस होते हैं उनको बात करें तो ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके जो मीडियम होते हैं, यानी कोई माध्यम है जिसे आपको रूम को स्टलाइज करना है, इन केस में आप फॉर्मेल्डिहाइड जैसे गैसों का उपयोग कर सकते हैं जिसमें फॉर्मलिन गैस होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड ए कंटेनिंग विब्रियो कॉलरेजी, यानी कि फ्रेंड्स एक स्टूल का सैंपल है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है और ये सस्पेक्टेड भी है आपके विब्रियो कॉलरी के द्वारा। तो आप इसको किस मीडियम के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स इनको हम बफर्ड ग्रिसलॉल सैलाइन मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ये नंबर का सही जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें वेंकटरमन रामानुज किशन चौहोत यानी कि BR जो मीडियम होता है ये भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट मीडिया है, लेकिन वो अलग प्रकार के स्पेसिमेन को ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच इज़ द एनरिच्ड मीडियम, यानी कि आपका एनरिच्ड मीडियम कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एनरिच्ड मीडियम, एक होता है एनरिचमेंट मीडियम। तो फ्रेंड्स जो एनरिच्ड मीडियम है ये आपका पेप्टोन वाटर के रूप में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एंडोस्कोप स्टलाइज बाई, तो फ्रेंड्स हमने इसको बता दिया, क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, ग्लूटाल एल्डिहाइड इसका आंसर सही जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका ये भी रिपीटेड हो गया है कि जो रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम स्पेसिमेन सस्पेक्टेड कंटेन विब्रियो कॉलरी, तो बफर ग्रिसलॉल सैलाइन मीडियम, दोनों क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच इज एनरिच्ड मीडियम, तो फ्रेंड्स शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको अपडेट कर दिया, यानी कि 30 करना था तो 31 32 कर दिए। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि सर क्वेश्चन 30 कराते हैं, लेकिन कराते हैं उसके कहते हैं 30 और कराते हैं 28 या 27, ठीक है, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे जो कौन से हैं जो कि माइक्रो बैक्टीरियल को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स जो डार्कनेस होता है ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देते हैं आपके बैक्टीरिया है या फिर कोई अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रोथ के रूप में, ठीक है। यानी कि ये फैक्टर इफेक्टिंग फैक्टर नहीं है आपके माइक्रोबियल ग्रोथ का, यानी कि डार्कनेस। और सब मॉइस्चर जो है आपके इफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन तो बहुत ही इफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हाई हो जा रहा है तो भी इफेक्ट करेगा, ये डेड हो जाएंगे, और ज़्यादा लो हो जा रहा है तब भी यानी कि ये डेड हो जाएंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो थर्मोफिलिक होते हैं, उनकी यहाँ पे बात ना करके हम जनरल बैक्टीरिया या फिर जनरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि एगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगार इज, यानी कि अगर आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट अगार का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि एक प्रकार का कल्चर मीडिया है, तो इसमें आप एगार का कंसंट्रेशन क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एगार का जो कंसंट्रेशन लेंगे 1 to 2% लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 to 2% के लिए हम न्यूट्रिएंट अगार में एगार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि HIV EGA, यानी कि HIV आपका कौन सा वायरस है, DNA वायरस है, रेट्रो वायरस है, या फिर फंगस है, या फिर बैक्टीरिया है। तो HIV तो फ्रेंड्स वायरस है, सिंपली सी बात है, लेकिन ये आपका रेट्रो वायरस है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आप समझिए, मतलब कि इनको अगर हम डिस्क्राइब करें, इनका क्लासिफिकेशन करें, तो आपके ये रेट्रो वायरस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो HIV EGA रेट्रो वायरस। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉर्सा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म होता है कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो जो आपका मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस मीडिएट ड्यू टू, तो फ्रेंड्स ये किसके कारण होता है, ये आपके क्रोमोसोम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड से आएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बोन डिजीजेस स्पेक्ट, यानी कि इसमें से सभी को छोड़ के एक को छोड़ के आप ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बोन डिजीजेज स्पेक्ट। तो यही फ्रेंड्स ये कह रहा है कि एक को छोड़ के जितने भी हैं वो बोन डिजीजेज के वेक्टर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर रुबेला को छोड़ दें तो सारे के सारे आपके बोन डिजीज के वेक्टर हैं, यानी मलेरिया, फिलियासिस और चागस डिजीज। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज, यानी कि आपका जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स इन्वॉल्व IgG, नो। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल मेमोरीज B सेल्स, नो। ठीक है, दोनों नहीं है। नो लाइफ पीरियड, गलत ये भी है। ठीक है फ्रेंड्स, स्लो और स्लोगिंग जो होते हैं, स्लो एंड स्लोगिस जो होते हैं, ये आपके सही ऑप्शन जाएंगे। इनका एक करेक्ट स्टेटमेंट है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंतर्गत, यानी कि ये स्लो होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा आएगी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट कैन ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा में इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि आपके ट्रांसमिटेड हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है बाई ब्लड के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि HIV, ट्रिपनोसोमा पैलिडियम, टॉक्सिलोप्रोगोसिन, तो ये सब जितने भी हैं ये आपके क्या हैं, ब्लड ट्रांसमिटेड है, यानी कि ब्लड के द्वारा ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इन केस में जिनको भी ये डिजीज होती है या फिर ये एजेंट्स काज किए होते हैं, इन केस में इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, नहीं तो ये डिजीज होने के चांसेस क्या रहते हैं, 100% डिजीज आपको हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस स्क्वाली। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस स्क्वाली होता है, यानी कि किस डिजीज के बाद आपका पोस्ट बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स एक्यूट रूमेटिक फीवर अगर होता है तो इस केस में इसको कहते हैं कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस स्क्वालिस, और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है आपके स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के द्वारा होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के द्वारा होता है। ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस स्क्वालिस मतलब होता है कि यानी कि कोई डिजीज काज करने के बाद जो कुछ दिन बाद उसके जो मतलब कि लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या हो सकते हैं, तो ये होते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर, और ये किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेट बाई एन एरिया ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ, यानी कि कह रहा है कि अगर आप एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट कह रहे हैं, इसको आप सिंपल सी भाषा में कहें कि अगर आप माउंट टेस्ट कर रहे हैं और माउंट टेस्ट में आपका जो कितना एरिया अगर हम लें तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि कितना एरिया आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव घोषित कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपका 10 mm इन डायमीटर है तो इनको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टाइफाइड फीवर इज, यानी कि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा यूज करेंगे टाइफाइड फीवर के लिए। तो फ्रेंड्स डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो सिंपल सा विडाल टेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे ब्लड कल्चर भी लिखा हुआ है, तो इसके द्वारा भी हम टाइफाइड फीवर को क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन विडाल और ब्लड कल्चर दोनों दिया है तो हम ज़्यादातर प्रीफर करेंगे विडाल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे विडाल ना होता कोई और टेस्ट होता, उन जगह पे आपका ब्लड कल्चर होता
तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते थे, डायग्नोस कर सकते थे, यानी कि हम टाइफाइड फीवर का पता लगा सकते थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायग्नोसिस टेस्ट यूज फॉर डिप्थेरी इज, यानी कि आप डिप्थेरी, अगर डिप्थेरी आपको हो गया है उसको डायग्नोस करना चाहते हैं तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप यहाँ पे सिक टेस्ट का उपयोग करते हैं। किसका? सिक टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायग्नोसिस टेस्ट यूज फॉर टीबी इज। तो टीबी के लिए हमने अभी बताया कि यहाँ पे हम ट्यूबर बेसिलिन का उपयोग करते हैं और ये आपका जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव ड्यूरेशन होता है 10 mm इन डायामीटर होता है, यानी कि इसको जब हम टेस्ट को, आपको ये टेस्ट यानी कि मॉन्टेक्स सिरिंज होती है, इसको हम आपके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर, और उसके बाद में हम 72 घंटे का समय देते हैं और 72 घंटे के समय के बाद हम देखते हैं कि इनमें जो डायमीटर जो हुआ है रेडियस वाला वो कितना हुआ है। अगर 10 mm से ऊपर हो रहा है या 10 mm हो रहा है तो हम इनको पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायग्नोसिस टेस्ट यूज फॉर स्कैरलेट फीवर इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्कैरलेट फीवर जो होते हैं इनके लिए हम डायग्नोस करेंगे किस टेस्ट के द्वारा? डिक टेस्ट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, डिप्थेरी के लिए सिक टेस्ट और यहाँ पे स्कैरलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट। डिक टेस्ट होता है किसके द्वारा है फ्रेंड? तो ये आपके स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है और लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टाइफस फीवर इज। तो फ्रेंड्स टाइफस फीवर के लिए हम कौन सा डायग्नोस करते हैं, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? तो उसके लिए हम बेल फिलिक्स का यूज करते हैं। और जो टाइफस फीवर होता है यहाँ पर किसके लिए होता है? ये रिकेट्सिया के केस में होता है। रिकेट्सिया जो होता है केस आपका देखे होंगे उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं? बेल फिलिक्स उपयोग करते हैं, जो कि डायग्नोसिस होता है आपका एक टाइफस फीवर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ताकि हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमने हल कर लिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप एक लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है लाइक करने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन में डाउट रह रहा है तो आप इसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पे DMLT या BMLT कोर्स कर रहे हैं, आपसे जूनियर हैं या फिर आपके भाई हैं या फिर दोस्त हैं, तो ये चैनल आप उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये नोट्स प्रोवाइड कराएगा, उनको ये लेक्चर प्रोवाइड कराएगा, तो उनकी जो प्रिपरेशन है, उनकी जो एक लैब टेक्नीशियन की जर्नी है और बेहतरीन होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।